अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का शो अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने माय प्लेजर। का। अवैस साहब, काफ़ी गैप से हमारे इस शो पर आप आए हैं और इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर से न्यूज़ निकल रही होती हैं कि अगर आप हर घंटे पे भी व्लॉग करें, तो आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसका शर्त ये होनी चाहिए कि आपका ताल्लुक जो है किसी ऐसी सियासी जमात पे हो, जो इस वक़्त जो है इक़्तिदार में नहीं है। तो तोशा खाने का एक ट्रेंड चला, उसके बाद इससे बहुत पहले जो है पीटीआई के दौर में पीटीआई की जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई थी, इम्पोर्टेड हुकूमत का एक स्लोगन चला। फिर उसके बाद आर्मी चीफ का नवंबर में होने वाली जो नए आर्मी चीफ की तकरीर है, उस पे बहुत सारी चीज़ें चली और पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम, महँगाई, किस तरीके से आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जो पेट्रोल की कीमतों का जो बताया गया था कि शायद कम होंगी, लेकिन डॉलर की जो उस तरीके से डॉलर जो है नीचे नहीं आया जिस तरीके से बताया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे सिर्फ़ मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम पाकिस्तानी मीडिया को इस तरीके से कह सकते हैं कि जो दिखता है जो बिकता है वो दिखता है? जी, शुक्रिया आसिम। देखें, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, पहला तो उसका जो जवाब है वो ये है कि जब हम अखबार में काम करते थे तो पाकिस्तान में न्यूज़ साइकिल हमेशा से फास्ट है। ऐसा नहीं है कि ये आज फास्ट हो गया है। अखबार में भी हमें ये सोचना पड़ता था कि इतनी सारी खबरें हैं, तो इनमें से कौन-सी खबर को तवज्जो दी जाए और कौन-सी खबर जो है वो ज़रा कम अहम है, तो उसको रोक लिया जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन अखबार का क्योंकि छपने का जो साइकिल है वो निस्बतन स्लो था, सारे दिन में आप खबरें इकट्ठी करते थे, अगले दिन अखबार छपता था। तो उस तरह से लोगों को शायद ये महसूस नहीं होता था कि इसके पीछे जो एक मेहनत है या जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। जब टीवी आया तो ज़ाहिर है, और मैं प्राइवेट न्यूज़ टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ पिछले 20 साल की, उसमें लोगों को हर वक़्त उनके घर में खबरें और मल्टीपल चैनल्स मैसर आना शुरू हो गए, तो वो खबरें जो हैं वो ज़रा एम्प्लीफाई हो गई, लोगों को ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई और अब सोशल मीडिया ने जो है वो उसको बिल्कुल 24/7 कर दिया है, टिप ऑफ द आइसबर्ग कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो लोगों को मिल रहा है। और दूसरा जो उसकी वजह से एक काम हुआ है, फास्ट तो हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एडिटोरियल चेक्स थे कि कौन-सी खबर दुरुस्त है, उसके फैक्ट्स आपने चेक किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बाद वो लोगों तक पहुँचे किसी मुस्तनद अखबार या टीवी चैनल के ज़रिए, वो अब आपका जो दिल चाहे आप अफवाह मार्केट में छोड़ दें और पूरी दुनिया जो है वो उसको लेके घूमना शुरू हो जाती है। और कई दफा तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के दरमियान का की जो लाइन है, जिसको कम से कम सहाफ़ियों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, वो भी ब्लर हो जाती है। आम लोगों के लिए तो उसमें कोई फ़र्क रहा ही नहीं है। बिल्कुल, अभी कुछ खबरें चल रही थी कि ट्विटर के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर अभी एक खबर लगी कि ट्विटर के जाने से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीटीआई को ज़रूर नुकसान होगा। और नहीं, ये तो खैर ये बैंटर तो खैर चलता ही रहता है। सो खबरों का तो ये बैकग्राउंड है और मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि तमाम खबरों को एक ही वक़्त में एक ही तरह की अटेंशन दी जा सके। अब जहाँ आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, मेरा ख़्याल है आप ये बात कर रहे थे कि क्यों हमारे यहाँ हर वक़्त बल्कि अगर आप दोहरा दें अपने सवाल का दूसरा हिस्सा, तो मेरा ख़्याल है कि फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ क्यों ऐसा होता है कि हम खबरों के मतलब हम अगर कोई गलत खबर है तोशा खाने के हवाले से या दूसरी आर्मी चीफ के हवाले से, क्या ज़रूरी है कि टीवी पे वही चीज़ रगड़ी जाए, वही चीज़ दिखाई जाए? आपका इतने स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए, दूसरे मतलब नॉट क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तान का कौमी गेम हॉकी के हवाले से टीवी पे नहीं दिखाए जाते। बच्चों के कितने प्रोग्राम्स हैं, वो आपको टीवी पे नहीं दिखाए जाते। टीवी पे सिर्फ़
आपका न्यूज़ मीडिया जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों, तो ये क्या एक पैमरा क्या आपको इन सब चीज़ों पे वो नहीं करता कि भाई एक टीवी चैनल है उसमें आपने इतने परसेंट ये चीज़ें दिखानी है, इतने परसेंट ये चीज़ें दिखानी है, इतने परसेंट ये चीज़ दिखानी है? नहीं देखिए, पैमरा के इस हवाले से तो कवानीन है कि आप न्यूज़ कंटेंट कितनी देर का दिखा सकते हैं और कमर्शियल्स कितनी देर के दिखा सकते हैं, लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि आप ज़रूर इतनी देर इस किस्म की खबरें दिखाएँ, ऐसी कोई बात नहीं है और ये पूरी दुनिया में इसको यकीनी बनाना मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, उस दिन तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइन्स और आधे से ज़्यादा बुलेटिन जो है वो उससे मुतल्लिक था। अगर किसी रोज़ कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा होता है, तो वो फिर पॉलिटिक्स उसको डोमिनेट कर रही होती है। प्राइमरीली अगर आपका ये सवाल है कि हमारे यहाँ सियासत हर वक़्त क्यों छाई रहती है और ये आजकल जैसे आर्मी चीफ की तैनाती की खबरें हैं, इन पर ज़्यादा बातचीत क्यों होती है? तो उसका जवाब बड़ा आसान है। देखें, हमारे यहाँ के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। अगर आप आर्मी चीफ की तैनाती को ही लें, लोग ये सवाल करते हैं कि देखें जी, इंडिया में तो किसी को याद नहीं है कि उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है, अमेरिका के अंदर तो ये टीवी पर उस तरह से डिस्कस नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, लेकिन उन मुल्कों में मार्शल लॉ भी कभी नहीं लगे। उन मुल्कों में जो हाइब्रिड रेजीम है वो भी कहीं कभी नहीं रही। उन मुल्कों में फौज ने जो है वो पसे पर्दा रह के कभी अदालतों को इस्तेमाल करके, कभी मीडिया को इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराना और बनाना जो है उसका सिलसिला भी कभी नहीं किया। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये होता रहा है, इसलिए इस पर फोकस रहता है, क्योंकि हमने हर दफा देखा है कि जो भी नया आर्मी चीफ आता है उसके साथ पॉलिसी चेंज हो जाती है। वो कोई नई पॉलिसी ले आता है, किसी को डॉक्ट्राइन का नाम दिया जाता है, किसी को किसी और चीज का नाम दिया जाता है। जब तक वो जबान से भले ये कहते रहे कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब तक वो अपने अमल से ये सबूत नहीं देंगे और एक लंबे अरसे तक नहीं देंगे, मेरा ख्याल है 2-3 आर्मी चीफ जो है ए पॉलिटिकल रह के गुजर नहीं जाएंगे, तब तक लोगों को ये और मीडिया को ये यकीन नहीं आएगा और ये फोकस आपको इसी तरह से नजर आता रहेगा। और आजकल तो वैसे ही मखसूस सूरत हाल है। पहले हमेशा ये होता था कि कोई एक जमात जो आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर रही होती थी, उसका मतमा नजर ये होता था कि जी हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दें तो शायद वो हमारे साथ फ्रेंडली होके चले और हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का मुमकिन बनाए। अगरचे वो भी तारीख ने हमें बार बार बताया कि ऐसी ख्वाहिशात हमारे हुक्मरानों की जो है वो उल्टी ही पड़ी हैं हमेशा। इस दफा ये इमरान खान साहब ने जो एक मोमेंटम बनाया हुआ है, उनके उन्होंने फौज को अपने निशाने पे रखा हुआ है, आर्मी चीफ को भी उन्होंने गद्दारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। उसकी वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में, चाहे वो एक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या दूसरी पार्टी से, वो सब इस हेजान में मुब्तला हो गए हैं और सबकी नजरें उधर लगी हुई हैं कि उसके बाद का फिर सियासी मंजरनामा क्या बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप इस बात पे क्या तबसरा करेंगे कि एकदम हम देखते हैं कि इमरान खान के इंटरव्यूज़ जो हैं, वो दूसरी मुल्कों के टॉप एंकर्स या जो दूसरे लोग जो हैं, वो एकदम इंटरव्यूज़ लेने लगते हैं। तो जब मेरी खबर मैं इसके पीछे थोड़ा-सा पढ़ा तो पता चला कि अमेरिका के अंदर 8 लोग ऐसे हैं जो कि 4 स्टेट से वाबस्ता हैं, मिलियनेयर हैं। उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की, जो कि पहले भी इमरान खान के पास मौजूद होती थी और अब एकदम आपने देखे कि तकरीबन 6 डिफरेंट ममालिक के लोगों ने उनसे इंटरव्यूज़ किए। आपको लगता है उस इंटरव्यूज़ का कोई फ़ायदा इमरान खान को हुआ या वो इंटरव्यूज़ जो हैं वो फायर बैक हुए हैं? देखें, इसको दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि चले हम अगर मान लें कि वो लॉबिंग फर्म जो है वो उनको मदद कर रही है और उसकी वजह से इनको कवरेज मिल रही है, तो इस तरह का पैसा बाकी भी खर्च कर लें जमातें, वो भी अपने लिए इस तरह के इंटरव्यूज करवा लें, इंटरनेशनल कवरेज अपनी करवा लें, उनको किसी ने रोका तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट हमें बहरहाल इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने अपना केस न सिर्फ मुल्क के अंदर रखा है बल्कि मुल्क से बाहर भी रखा है और वो बाद में उसका नतीजा जो मर्जी निकले, इस वक्त कम से कम वो उस पर डटे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इससे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। अगरचे उसके बावजूद पसे पर्दा मुलाकातें जारी हैं और सारा कुछ है, लेकिन एक पब्लिक नैरेटिव जो है वो जिस तरह से उन्होंने बनाया है और जिस तरह से वो उसको मुसलसल हैमर किए जा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि इन इटसेल्फ एक बड़ी केस स्टडी है और इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को मिलना चाहिए।
अब आपका जो दूसरा सवाल है, सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसका उनको फ़ायदा क्या हुआ है या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको यही हुआ है पिछले 7 महीने में, जिस तरह से मैंने कहा कि उन्होंने इस नैरेटिव को बनाया है और मुसलसल इसको ताज़ा रखे हुए हैं कि उन्होंने इसको कहीं भी डाई डाउन नहीं होने दिया। उनके तो बड़े वाज़ेह टारगेट हैं। एक तो उनके अपने हामी हैं जिनके लिए वो तकरीरें करते हैं और इंटरव्यू करते हैं। वो रोज़ाना हर्फ ब हर्फ अगर वही बात भी दोहराएँ तो उनके हामियों को नई लगती है और उनके हामियों को ये लगता है कि हमारा सबक जो है वो ताज़ा हो रहा है और खान साहब ने बड़ी बेहतरीन बातें की हैं। वो मैसेज रीइंफोर्समेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है कि उनके जो हामी हैं, कहीं वो मायूस ना हो जाएँ, कहीं वो ये ना सोचना शुरू कर दें कि खान साहब चुप करके बैठे हुए हैं तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी दुनिया में अगर आप जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसको स्टडी करें, तो ये मैसेज रीइंफोर्समेंट जो है, ये बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो आपको करनी पड़ती है। दूसरा उनका टारगेट जो है इस इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए, वो ज़ाहिर है गैर मुल्की ताकतें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पूरी दुनिया का बड़ा एक दिलचस्पी रहती है। हम एक 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक ऐसे खित्ते में मौजूद हैं जहाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं पूरी दुनिया के। हम चाइना के साथ हैं, रूस के साथ हैं, भारत के हमसाए हैं, फिर अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात की एक ख़ास नौइयत है, अरब रियासतों के साथ हमारे ताल्लुकात की एक खास नौइयत है। सो उस सब को देखते हुए ये कोई अजब बात नहीं है माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में कि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और वो देखना चाहते हैं कि जो मेन स्टेक होल्डर इस वक्त है इमरान खान, जो जिसने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वो क्या बात करता है। उसके जरिए वो उनको भी पैगाम दे रहे हैं और खास तौर पर वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपनी आवाज जो है उसको एम्पलीफाई करता रहूंगा जब तक वो उनके अपने अल्फाज में आप अपनी गलती नहीं सुधार लेते। अब वो गलती सुधारने के मूड में अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आ रही, लेकिन जहां तक बयानियां बनाने की बात है और उस बयानिए को प्रोपेगेट करने की बात है, उसमें इमरान खान साहब बड़े कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे आने से पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े धीमे हुए हैं, पीटीआई के हवाले से। इंग्लैंड में आपने देखा 1-2 ख़ानदान हैं जो मुसलसल जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। न्यूयॉर्क या हो गया, जहाँ वाशिंगटन, मेरीलैंड, वर्जीनिया में भी हमने देखा कि इतना वो नहीं रहा। टाइम स्क्वायर पे भी हमने देखा कि 100 से ज़्यादा लोग जमा नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि टाइम स्क्वायर इसलिए रखा उन्होंने कि वहाँ पर लाखों लोग, वैसे ही हज़ारों लोग हर वक़्त 24 आवर वहाँ मौजूद होते हैं। तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि थोड़ा-सा धीमा होने की से इमरान खान शायद अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, या आज उनकी मकबूलियत वहीं पे खड़ी है जहाँ 5 महीने, 6 महीने पहले खड़ी थी? देखिए, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उनकी मकबूलियत बढ़ी है। वो मकबूलियत आपको शायद सड़कों पे उस तरह से नज़र ना आ रही हो, लेकिन जब भी कभी वोट होता है जो कि एक मज़हर है उस मकबूलियत का, तो वो वोटिंग पैटर्न्स में आपको नज़र आता है। उनके अब ये जो 50-60 उन्होंने जलसे किए हैं, दूसरा उनका लॉन्ग मार्च हो रहा है, ज़ाहिर है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये कोई इतनी सस्ती एक्टिविटी नहीं है। उसके लिए भी ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो मुसलसल उनको फंड किए जा रहे हैं। सो नर मेरा नहीं ख्याल है कि लोग मायूस हुए हैं। हाँ, ये है कि लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बदल ली है। ये मुमकिन नहीं है कि लोग अब वेस्ट में रहते हुए, यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शन के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन था, तो बिल्कुल। लोगों को अपना काम-काज भी देखना होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सारा कुछ छोड़-छाड़ के हर वक़्त जो है वो मुज़ाहरे पर ही तुले रहें। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसमें आपको नज़र आता है, क्योंकि शुरू-शुरू में इमरान खान ने जो एक वो बयानिया बनाया था जिसकी वजह से 25 मई का लॉन्ग मार्च भी हुआ कि बस अब हम चंद दिन में ही हुकूमत को उखाड़ कर घर भेज देंगे और उसके बाद हम इनकलाब भी ले आएंगे और हुकूमत पर काबिज भी हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इनके हामियों में एक रियलिटी चेक हुआ है। वो जो एक जज्बात का तूफान था वो थोड़ा सा थम गया है, उनको थोड़ी सी रियलिटी नजर आनी शुरू हो गई है कि ये अगर होना भी है तो ये इतना आसान नहीं है। और उसमें जब इमरान खान साहब इस तरह के इंटरव्यूज देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 6 महीने तक आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, तो वो खुद भी इस बात को शायद
तस्लीम करने पर राज़ी हो गए हैं कि इतनी जल्दी जो है उनकी ख़्वाहिशात पूरी नहीं होने वाली। और उसी वजह से आप देखें तो इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी भी इस लॉन्ग मार्च में तब्दील की है। जब वो निकले थे, उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि आप पहले दिन घर से निकले और आखिरी दिन तक मेरे साथ इस्लामाबाद तक पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि हर शहर में अपने-अपने लोग निकलें, उसके बाद वो घर चले जाएँ और फिर दोबारा जो है वो कन्वर्ज हों इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, जैसे आजकल उन्होंने बार-बार पिंडी का नाम लेना शुरू किया है। तो ज़ाहिर है एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, उसमें आप कभी जज़्बात की इंतहा पर होते हैं, कभी मायूसी के मकामात भी आते हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम ये नहीं समझता कि अभी जो इमरान खान साहब के हामी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, वो मायूस इस लिहाज से हो गए हैं कि इमरान खान साहब उन्हें उनके मतलूबा नताइज नहीं दे सकते या इवेंचुअली जाके वो इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं जितवा सकते। मेरा ख़्याल है कि वो इस हवाले से अभी भी बहुत बहुत पुरुमीद है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी क्वेश्चन अमेरिका की पॉलिटिक्स के हवाले से अभी हाल ही में इलेक्शन हुए जो पाकिस्तानी कुछ कैंडिडेट बहुत ही मशहूर थे जिनके जीतने का था कि जी वो जीतेंगे, वो तो नहीं जीते लेकिन मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है अमेरिका में उन इलेक्शंस में जीती है। हमने कुछ लोगों से जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि जी हम जो हैं वो ट्रंप के साथ नहीं हैं क्योंकि वो इमिग्रेशन पे बहुत सख्त पाबंदी लगाता है। कुछ लोग कहते हैं हमें बाइडेन बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसकी पॉलिसी जो है पिछले अदवार में सही नहीं रही है दुनिया के हवाले से। मैं चाहूँगा कि आप आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं कि अगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में एक सख्त मुकाबला तो बहरहाल रहता है, लेकिन इसमें आप जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने तो ये अब जीत के ये बता दिया था कि इमिग्रेंट्स तुम लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे बगैर जी सकते हैं। इस आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं? देखिए, मैं बार-बार ये कहता रहा हूँ जहाँ भी ये बात होती है कि इमिग्रेंट्स का रोल अब अमरीकी इंतखाबात में बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। 2016 के इंतखाबात में जब सदर ट्रंप ने ये पैगाम दिया था कि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उन इंतखाबात के अगर आप वोटिंग के नंबर्स देखें और उसको अलग-अलग करके कि किस कम्युनिटी ने किस तादाद में नंबर दिए, तो आपको मुसलमानों के नंबर जो हैं और दीगर इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के वो बड़े कम नज़र आएँगे। 2020 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो इन कम्युनिटीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया कि हमें अपने रोल को अदा करना है, वरना ट्रंप का अमेरिका जिस तरफ जा रहा है उसमें हम एक डिसएडवांटेज पे होंगे, हमें नुकसान होगा। तो 2020 के इलेक्शन में इमिग्रेंट्स ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया और उसकी वजह से आपको वो स्टेट्स जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन थी मसलन एरिज़ोना, मसलन जॉर्जिया, इवन पेंसिल्वेनिया जो बैटल ग्राउंड स्टेट है, ये सब आपको फ्लिप होती हुई नज़र आई डेमोक्रेट्स के हक में। अभी भी अगर आप देखें ये जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ है, इस मिड टर्म इलेक्शन का सबसे बड़ा जो पैगाम है वो यही है कि सदर ट्रंप ने जिन-जिन लोगों को एंडोर्स किया, जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता था कि उन्हें ट्रंप की एंडोर्समेंट मिल गई है, तो अब वो बड़ी आसानी से जीत जाएँगे, उनकी एक भारी अक्सरियत हार गई। मेरा ख़्याल है 1-2 लोग ही शायद अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। तो मेरा ख़्याल है कि इमिग्रेंट्स को बड़ी हद तक ये एहसास हो गया है कि वो घर बैठ के बस तमाशा नहीं देख सकते, अदरवाइज़ वो रिसीविंग एंड पे होंगे और मेरे ख़्याल में आपको इसका जो इम्पैक्ट है, वो 2024 के जो सदारती इंतखाबात होंगे, उसमें भी नज़र आएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, वो ये होगा कि इस वक़्त की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर ये इसी तरह से रहती है और सदर बाइडेन इसको रिवर्स करने में कामयाब नहीं होते, तो फिर मेरा ख़्याल है कि पब्लिक सेंटिमेंट उस हद तक चला जाएगा, जहाँ फिर वो जो इमिग्रेंट कम्युनिटी का एक फैक्टर है, वो भी न्यूट्रलाइज़ हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब के आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में आके पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से अपने ख़्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington